हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नॉर्मली जो फाइनेंस स्टेटमेंट होता है हम लोग साल का आखिरी में बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंटिटी होते हैं जिनको अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बीच में रिपोर्टिंग करना है। इट कैन बी क्वार्टरली, ओके। तो जो शेयर बाजार में लिस्टेड होते हैं उन लोग को उनके लिए थोड़ा अलग गाइडलाइंस होता है। तो ये जो AS है ना, AS25, ये बात करता है अगर आप साल के पहले अगर आप रिपोर्टिंग करोगे तो आपको क्या क्या बातें बताना है, कैसा आप अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, क्या अपना इनकम दिखाएंगे, अपना एक्सपेंस कैसा दिखाएंगे। तो AS25 उसके ऊपर है। स्टडी मैट सामने रखना, मैं जो नोट्स बना के दिया हूँ ये नोट कर लेना। इसके बेस पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पूरा कट टू कट समझा दूंगा क्या करना है आपको एग्जाम में, ठीक है बेटा? यस सर। सुनो, AS25 कम का बात करते हैं फटाफट बिना समय गवाए। AS25 इंट्रीम मतलब साल का बीच में, तो इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप बीच में कर रहे हो, साल का आखिरी को नहीं कर रहे हो, साल का बीच में करो। तब आपको क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, AS25 बोलता है। तो सबसे पहला, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंटेन आइदर ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, या तो एक कंप्लीट सेट होगा, और ए सेट ऑफ कंडेंस्ड FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए इंटरिम पीरियड। कभी साल का बीच में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, अपना बैलेंस शीट, अपना परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, तो उसके लिए बनाया गया केवल AS, और कुछ इसका रोल मकसद नहीं है कि अगर आप साल के पहले अगर आप अपना बैलेंस शीट P&L बनाएंगे तो आप क्या क्या बातें ध्यान देंगे, बस। ओके। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स द फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन आइदर ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंस स्टेटमेंट फॉर द इंटरिम पीरियड। सर क्या क्या आते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर? बैलेंस शीट बनाना है आपको, प्रॉफिट लॉस बनाना है, कैश फ्लो बनाना है, और नोट टू द अकाउंट इनका ही, ठीक है, याद रहेगा। बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट टू द अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी आपको पूछेंगे, ध्यान देना, ये वाला चीज़ पूछेंगे आपको, इसके ऊपर प्रैक्टिकल आ सकता है। द पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंस स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड प्रिपेयर, कभी तक बनाएंगे। चलो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, क्योंकि हमें ना डबल बनाना पड़ता है। करंट का तो बनाना ही पड़ता है, प्रीवियस ईयर का ही बनाना पड़ता है, ताकि कंपैरिजन हो, परफॉर्मेंस पता चले कि अपना ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो डबल बनाना पड़ता है, तो ध्यान देना। तो ये तो थ्योरी है, बुक के अंदर भी मिल जाएगा, आपको नोट करना भी, लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझो पहले सर क्या बता रहे। तो पहले हम करंट पीरियड का बात कर लेते हैं, लेकिन करंट पीरियड के बाजू में आपको कंपैरेटिव पीरियड भी बनाना है। करंट के बाजू में कंपैरेटिव पीरियड भी बनाना है। जैसे आप कभी भी आपका कोई भी परफॉर्मेंस आता है तो पिछला से कंपेयर करें तो पता चलेगा आपका ग्रोथ कैसा हो रहा है, अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है। तो कंपैरिजन करने के लिए चाहिए, ओके। तो सोचो करंट अपना फाइनेंशियल ईयर है, अपना फाइनेंशियल ईयर पकड़ के चलो 2023-24 है, ठीक है। एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ। तो करंट पीरियड का कितना बनाओगे, करंट पीरियड का कहाँ से कहाँ तक बनाओगे, और अपना फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है, लेकिन अपना अभी रिपोर्टिंग है, अपन अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, सोचो 31 दिसंबर का रिपोर्ट कर रहे हैं, ओके। हम जो फाइनेंस स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कब तक बना रहे हैं? अप टू 31 दिसंबर 2023 का अपन बना रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस स्टेटमेंट यहाँ तक का भी रिपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल हम लोग, तो उससे संबंधित। तो पहला बात कर लेता है करंट पीरियड, और दूसरा बात कर लेता है बेटा कंपैरेटिव पीरियड। बाजू वाला कौन सा साल लेना है? पूरा कंपैरेटिव पीरियड। तो सुनो, पॉइंट नंबर 1, अगर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, क्या है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल टू द डेट मतलब जब तक आप बना रहे हो तभी तक का ही का कैश फ्लो बनाओ। जैसा अगर हम लोग अभी 31 दिसंबर का हमारा रिपोर्टिंग कर रहे हैं मार्च के पहले, तो बोलता है 31 दिसंबर तक बनाओ, अप्रैल से लेके दिसंबर तक ही बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पता चलेगा हमें कि कितना तुम्हारे पास कैश आया और कितना कैश मूवमेंट हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो, कभी तक बना रहे हो? 31 दिसंबर 2023 तक बना रहे हो, तो बोलता है कभी से कभी तक बनाओगे? करंट पीरियड का 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक बनाने का कैश फ्लो। लिखा है, इंग्लिश पढ़ो क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइन टू डेट मतलब उस दिन तक बनाओ जब तक आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन ने 9 महीने का बनाया, तो अभी कंपैरेटिव पीरियड क्या लेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे, एक स्टेप पीछे। कंपैरेटिव पीरियड
इसका मैचिंग बर्थडे कैसे मनाते हैं अपन, वैसे मैचिंग। तो इसका कंपैरेटिव पीरियड कहाँ से कहाँ तक बनाओगे, एक स्टेप पीछे जाने का। 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक बनाओगे। 23 की हो जा रहा है भैया, 22। समझ में आ रहा है? बस 3 की जगह पे 2 लिख देना, पीछे जाना बस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट समझा कभी से कभी तक बनाओगे। अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, दिसंबर तक बना रहे हो, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बनाओ। तो उसका मैचिंग पिछला साल का भी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक सामने सामने रखो, ताकि पता चले कि इस 9 महीने में कितना कैश मूवमेंट होता है और इस आगे का 9 महीने में कितना कैश मूवमेंट हुआ। ठीक है, समझा अच्छे से? यस सर। सेकंड समझाने जा रहा हूँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटा उस दिन का होता है, जैसे किसी को बुखार होता है तो उस टाइम पे बुखार था, उसका बुखार 101 डिग्री था, रोज़ थोड़ी ना होता है। तो बैलेंस शीट उस दिन का होता है, पूरा साल का नहीं होता है। तो बैलेंस शीट के लिए थोड़ा रूल अलग है। बैलेंस शीट में क्या करना है, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, गैस हमने एक डेट दे दिया 31 दिसंबर 2023 तक बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे सीधा उसी दिन का बनाओगे। हाँ, उसी दिन का बनाओगे, 31 दिसंबर 2023 का ही बैलेंस शीट बनाओगे आप। सुन रहे? बैलेंस शीट में क्या बोला मैंने, 31 दिसंबर 2023 का, क्योंकि बैलेंस शीट एस एट या एस ऑन रहता है, उस दिन का औकात आपका, उस दिन कितना आपके पास एसेट और लायबिलिटी है। लेकिन सर फिर कंपैरेटिव में मैचिंग नहीं जाने का, क्योंकि बैलेंस शीट तो एक पोजीशन बताता है ना, उस दिन आपके पास कितना है। तो पिछला बैलेंस शीट आपने कब बनाया था, पिछला बैलेंस शीट इसके पहले का लेटेस्ट बैलेंस शीट कब बनाया था, 31 मार्च 2023 में बनाया था। तो इस बैलेंस शीट को इस बैलेंस शीट से कंपेयर किया जाएगा, इसको इससे कंपेयर किया जाएगा, इसको इससे कंपेयर किया जाएगा परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। समझा? तो बैलेंस शीट बेटा एस एट होता है, एस एट या एस ऑन। तो ये बैलेंस शीट को इस बैलेंस शीट से कंपेयर किया जाएगा। बोलो समझा? बैलेंस शीट साल का, 6 महीने का, 9 महीने का नहीं होता है, उस दिन का होता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट बोलो, दोनों समझाओ। लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट साल का होता है, लेकिन भाई साहब तुम तो साल से पहले आप क्लोज कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस तो 1 साल का होता है। तो बोलता है भी प्रॉफिट लॉस में कैसे बनाओ, करंट इंटरिम पीरियड का तो बनाओ प्लस क्यूमुलेटिव ईयर होना चाहिए, ईयर टू डेट होना चाहिए। एग्जाम्पल बताओ ना सर, एक देखो सुन लो। बोलता है आप 31 दिसंबर तक का ये फाइनेंस स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, 31 दिसंबर तक ही प्रेजेंट कर रहे हो। तो बोलता है यहाँ ड्राइंग के थ्रू समझा देता आपको। आप बना रहे हो 31 दिसंबर 2023 तक बना रहे हो, तो एक आपका ये इंटरिम पीरियड कितना, इंटरिम पीरियड आपका है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर। बोलता है इसको पूरा एक ईयर भी होना चाहिए, तो एक काम करो इसका पीछे का 3 महीना भी ले लेना, मतलब 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर तक रिपोर्टिंग करो, ताकि पूरा 12 मंथ हो जाए। तो बोलता है करंट इंटरिम पीरियड का तो बताने का प्लस क्यूमुलेटिव ईयर टू डेट होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा बोले प्रॉफिट लॉस कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे भैया जी, 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च तक तो रहेगा, टू 31 मार्च 2023 तक तो रहेगा, प्लस 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक बनेगा। बोलो समझा अच्छे से? प्रॉफिट लॉस कहाँ से कहाँ तक बनाओगे। नेक्स्ट सर इसका मैचिंग कुछ नहीं, जहाँ 3 लिखा वहाँ 2 लिख देना, क्या इजी है, मज़ा आ रहा है। 1/1/2022 से लेके, क्योंकि वो मैचिंग होना चाहिए ना, ये 12 महीने का 12 महीने से कंपेयर किया जाएगा, टू 31 मार्च 2022 तक, प्लस 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक। बोलो समझा? प्रैक्टिकल समझा? तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना लास्ट में, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, वो एक बार देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा, उसको नोट कर ले। तो ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब कभी तक आप बना रहे हो, आप इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड बीच में बना रहे हो, तो कहाँ तक गिनोगे आप, कहाँ तक गिनोगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ने क्या बताया, 31 दिसंबर तक बना, तो 31 दिसंबर तक ही आप काउंट करें। बैलेंस शीट उस दिन का होता है,
और क्या प्रॉफिट लॉस के लिए पूरा वहाँ खड़े होके पूरा 12 महीने पीछे जाने का, जहाँ खड़े हो गए ना वहाँ से 12 महीने का पूरा बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना, इरेज कर देता हूँ ये साइड का। बोलो समझा अच्छे से? हेलो, यस सर, ठीक है, इरेज कर देता हूँ, ये पॉइंट नोट कर लेना वीडियो पॉज करके बेटा। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन हमें ध्यान देना है प्रैक्टिकल करने के लिए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो ये इंपॉर्टेंट था बेटा, 3 वाला इंपॉर्टेंट था, दूसरा 4 वाला। जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, सोचो आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे हो, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर से 4 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर आप जब रिपोर्टिंग करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, देखो किसी का सेल किसी क्वार्टर में कम रहेगा, सेकंड क्वार्टर में कम था, कभी कभी ऐसा आता थर्ड क्वार्टर दिसंबर वाले क्वार्टर में सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ, तो सेल सेम नहीं रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो बोलता है तो ऐसा ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना सेल्स को सेम दिखाने के लिए थर्ड क्वार्टर का सेल उठा के फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं ताकि सब में इक्वल बर्डन रहे, तो ऐसा नहीं करना है। AS25 क्या बोलता है, जिस महीने का सेल है उसी महीने में लिखने का, जिस क्वार्टर का सेल है उसी क्वार्टर में लिखना है। अगर आप क्वार्टरली प्रेजेंट कर रहे हो, शेयर बाजार में जो लिस्टेड होते कंपनी उनको क्वार्टरली फाइनेंस स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है, तो अगर आप क्वार्टरली अपना फाइनेंस स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो तो जिस क्वार्टर का सेल्स है उसी क्वार्टर में लिखो। सिमिलरली जिस क्वार्टर में एक्सपेंस किया है, सच्ची का खर्चा किया है, उसी क्वार्टर में लिखने का। ऐसा ना हो खर्चा किया फर्स्ट क्वार्टर में और बाद में उसको थोड़ा सब लोग शेयर कर रहे हैं सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर, बोला मेरे पास बर्डन ज़्यादा है ना तुम लोग भी लो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कौन बोलता है सर? AS25 बोलता है। आ जाओ, इनकम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकम और एक्सपेंस, इनकम मतलब क्रेडिट साइड और एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड, शुड बी रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब शोन, कब शो कर, कैसे शो करोगे? व्हेन दे आर अर्न, अगर तुमने कमा लिया तो उसको शो करो, और तुमने अगर खर्चा कर दिया तो उसको शो करो रेस्पेक्टिवली इन दैट क्वार्टर एज पर AS25। सुना क्या बोला? इनकम एंड एक्सपेंसेस टू बी recognized in that quarter when it is earned or incurred as per AS25। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात और लिखा मैंने, कभी कभी कुछ खर्चे को डेफर्ड कर सकते हो। डेफर्ड का मतलब होता है उसके पीछे लॉजिक रहेगा कि कुछ खर्चे को आप शेयर कर सकते हो। शेयर कर कुछ खर्चे को, कौन आता है उसमें? इसमें आते हैं बेटा टैक्स आते हैं, टैक्स के लिए डेफरमेंट ऑफ द कॉस्ट दैट आर अनइवनली इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कैन बी डेफर्ड ओनली इफ इट इज अप्रोप्रिएट टू डेफर दैट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मतलब कुछ ही खर्चे को आप डेफर्ड कर सकते हो। डेफर्ड मतलब इसको हम लोग चारों क्वार्टर में कुछ लॉजिक के बेस पे शेयर कर लेंगे। नॉर्मली टैक्स होता है, टैक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल। टैक्स के लिए आप कर सकते हो क्योंकि टैक्स आप भले एक बार दोगे लेकिन वो पूरा साल भर का प्रॉफिट के बेस पे होता है ना, तो इसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। लेकिन खर्चे को, रेवेन्यू को शेयर ना करें, उसको उसी क्वार्टर में लिखें। ठीक है, नोट कर लो। कुछ और बातें मैं बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो। पहला चीज़, 2 बातें मैं 3 बातें आपको ओरली लिख के बोल के देता हूँ, आप लिख लेना। सबसे पहला अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में लिखना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सेम इन द इंटरिम फाइनेंस स्टेटमेंट। अगर कोई चेंजेस होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में, देन द उसका डिस्क्रिप्शन और नेचर एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस शुड बी डिस्क्लोज। ठीक है ना, वो बोलता है जो अकाउंटिंग पॉलिसी मालूम है ना, जैसे इन्वेंट्री अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फीफो मेथड ही फॉलो करेंगे सब क्वार्टर में। लेकिन अगर किसी क्वार्टर में फीफो मेथड चेंज करके एवरेज मेथड जा रहे हैं तो आपको ये बात बताना है उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उस क्वार्टर में जब आप रिपोर्ट करेंगे। मतलब क्या बोल रहा है, साल में 4 क्वार्टर, पहला फॉलो करता फीफो, फिर फीफो, अचानक आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को बदल दिया तो आपको ये बातें डिस्क्लोज करना है थर्ड क्वार्टर में कि मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है। अगर आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हो तो ये बात आपको बताना है। तो मैं नहीं बोलता हूँ, AS25 बोलता है। क्या बोलती है सुनो, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सेम इन इट्स इंटरिम फाइनेंस स्टेटमेंट। ये बात लिखो, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सेम इन इट्स इंटरिम फाइनेंस स्टेटमेंट, सेम होना चाहिए। If there is any changes in the accounting policy, then the description of the nature and effect of such changes should be disclosed। बात खत्म। तो अगर कुछ चेंजेस करते हो तो ये बातें आपको डिस्क्लोज करना है, निकलो।
तो कुछ नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा है। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो तो अब ये बात आपको डिस्क्लोज करना है, लिख के रखा। सेकेंड, एक बात है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बात किया। दूसरा चेंजेस इन एस्टिमेट होता है ना, हमने फर्स्ट क्वार्टर में कुछ एस्टिमेट किया था कि हमको ना 20,000 का लॉस हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल हमने एस्टिमेट किया था। एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बात किया, वो लिख लेना। अगर चेंजेस होता है तो उस क्वार्टर में आपको डिस्क्लोज करना, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका नेचर, उसका इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिख के दूँ क्या आपको? लिख के देता हूँ, पता चला आप लिखे नहीं, लिख लो। तो ये बात लिख लो, मैं इरेज कर देता हूँ। एपी मतलब आपका नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? सेम होना चाहिए इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंस स्टेटमेंट, इन इट्स इंटरिम, साल का बीच में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? शुड बी सेम। बोलता है अगर चेंजेस हुआ, इफ देयर इज एनी चेंजेस, अगर चेंजेस करते हो, चेंज कर सकते हो। इफ देयर इज एनी चेंजेस इन किसके अंदर? अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, देन इट्स डिस्क्रिप्शन, सुने, देन इट्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑन इफेक्ट, ठीक है। दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, उसका नेचर क्या चीज़ चेंज की है और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। हाँ, के नेचर और इफेक्ट ऑफ सच चेंज, ऑफ सच, झूठ नहीं, सच चेंज शॉल बी डिस्क्लोज, ठीक है। ये बात आपको क्या करना है? डिस्क्लोज करना। याद रहेगा बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी सेम रखना है आपको। अगर चेंजेस करते हैं तो उसका नेचर और इफेक्ट आपको डिस्क्लोज करना है, उसका नेचर और उसका इफेक्ट डिस्क्लोज करना, ठीक है। क्या है ना, पता चला अब मैं ओरली बोला, आप लिखे नहीं तो हमको ख़राब लगेगा। बच्चे बेचारे भोले भाले होते हैं, कुछ चीज़ ऐसे सुनते रहेंगे और बाद में लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ लिख के रखना। नेक्स्ट, और एक बात सर, अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ तो सुन लो ना, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज, एग्जांपल, ये आप एग्जांपल के तो समझा देते। सोचो 4 क्वार्टर है आपके, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, ठीक है। अगर क्वार्टर 1 में हमने लॉस प्रिडिक्ट किया था 10,000 का लॉस प्रिडिक्ट किया था। कितने का? 10,000 का। हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, हमको 10,000 का लॉस हो सकता है तो लिखो। लेकिन बाद में पता चला तो हमको ऐसा लॉस लग रहा था, तो लॉस हमको लगा तो 10,000 हम लोग प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लिख दिए, ठीक है। 10,000 का लॉस प्रॉफिट लॉस का डेबिट में शो कर दिया। बाद में पता चला ये हमसे गलती हो गया, हमारा एस्टिमेशन गलत था, क्योंकि हम साईं बाबा भगवान नहीं है तो हमसे गलती हो सकता है। तो बोलता है ये AS25 बोलता है कोई बात नहीं, आप सेकेंड क्वार्टर में वो 10,000 जो प्रॉफिट लॉस किए थे ना, उसको क्रिएट कर देना। अगर आपका एस्टिमेशन चेंज हो रहा है तो एस्टिमेट आपका चेंज हो सकता है, तो जो आपने क्रिएट किया था डेबिट, उसको कैंसिल कर दो क्रिएट करके। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो सकता है, आपका एस्टिमेशन चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, सर AS25 कब फॉलो करेंगे? AS25 वो लोग ही फॉलो करेंगे जो साल का बीच में अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो पढ़ता हूँ, लिख लो। द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड एज पर AS25 शुड बी अप्लाइड ओनली इफ द एंटरप्राइज प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो तो ही आप AS25 फॉलो करना, नहीं तो बिल्कुल पढ़ना नहीं इसको, AS25 को, ठीक है। अब आ जाओ, हम क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ये सब बात लिख लिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। स्टडी मैट पेज ओपन रखो, ठीक है। स्टडी मैट का पेज ओपन रखें, क्वेश्चन नंबर 1 खोलो। स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इजी है। सुनो, स्टडी मैट क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना। पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर 138 है, निकालो पेज नंबर 1। पहले स्टडी मैट ढूंढो, पता चला लॉ का बुक लेके बैठे। पेज नंबर 138 मिला, स्टडी मैट सर्च करें, उसमें AS25 सर्च करें। सो क्वेश्चन नंबर 1, सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट। सुनो क्या बोल रहा है, हम लोग सीजनल प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। सीजनल मतलब कभी जो सीजन होगा उसमें ज़्यादा होता है, कभी सीजन नहीं होता, कम सेल होता है। सेल्स पैटर्न दिया है कि फर्स्ट क्वार्टर में 10% सेल होता है, सेकेंड क्वार्टर में 10%, थर्ड क्वार्टर में दबा के सेल होता है 60% और फोर्थ क्वार्टर में 20%। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट क्वार्टर
फर्स्ट क्वार्टर का डेटा दिया, फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स 80 करोड़ है, सैलरी 60 करोड़, एडवर्टाइजमेंट 4 करोड़, एडमिन 8 करोड़। वेल प्रिपेयरिंग द इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, सिंस द कॉर्पोरेट वांट टू डेफर, देखो डेफर मतलब वो लोग खर्चा को ये कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं बोलते हैं, मतलब हम पूरा एक ही बार नहीं लिखेंगे ऐसा बोल रहे हैं। डेफर मतलब डेफर ट्रीट करेंगे इसको और एक ही बार नहीं लिखेंगे। तो बोलते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द इंटर फाइनेंशियल रिपोर्ट पहले क्वार्टर का, सिंसियर कॉर्पोरेशन वांट टू डेफर 10 करोड़ खर्चा इन द थर्ड क्वार्टर ऑन द आर्गुमेंट दैट द थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल। उनका कहना क्या है कि थर्ड क्वार्टर में सेल्स ज़्यादा है तो कुछ खर्चे अपन ना थर्ड क्वार्टर में लिखेंगे, जो घटिया सोच है। आगे बढ़ो, देयरफॉर द थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड इज मोर खर्चे कंसिडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस, द एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ऑल द क्वार्टर, कैलकुलेट द नेचर ऑफ द फर्स्ट, कैलकुलेट द रिजल्ट एज पर द फर्स्ट क्वार्टर। बात करता हूँ, पहली बार तो ये बात बताना है कि आप ये जो डेफर्ड कर रहे हैं ना खर्चा को करना गलत है, क्योंकि अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, इनकम एंड एक्सपेंसेस टू बी शोन इन दैट क्वार्टर व्हेन इट इज अर्नड और इंकर्ड एज पर AS 25। तो जिस क्वार्टर में हुआ है उसी क्वार्टर में आपको लिखना है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या देंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझा बेटा? तो 1 का वो लोग अगर रिजल्ट पूछ रहे हैं तो रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर क्या लिखेंगे? रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एंडेड क्या है? फर्स्ट क्वार्टर 30th जून का टर्नओवर कितना दिया भाई? तो टर्नओवर कितना दिया? टर्नओवर दिया करोड़ में दिया है, रुपीस इन करोड़। तो टर्नओवर दिया है 80 करोड़। अदर इनकम वगैरह नहीं है, इनकम स्टेटमेंट बनाने को आपको आता है। तो लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या है? पहला चेंजेस इन इन्वेंट्री, एक होता है अदर इनकम। अदर इनकम नहीं है इसके अंदर, नील। तो टोटल हो गया 80। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या आएंगे? एक्सपेंसेस वैसे तो 6 होते हैं लेकिन नाम के लिए लिख रहे हैं, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री नहीं है, नील लिख दो। दूसरा सैलरी वगैरह दिया है, हाँ सर, तो सैलरी जिस क्वार्टर का दिया उसी क्वार्टर में लिखेंगे 60 करोड़। और बाद में एडमिन का जो खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग खर्चा, वो कितना है? 4 + 8 12। तो टोटल कितना होगा? 72। तो 80 इसको लिख दो, A इसको लिख दो, B। तो ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। इनकम एंड एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड इन दैट क्वार्टर व्हेन इट इज अर्न्ड एंड व्हेन इट इज इनकर्ड। ओके, सो अकॉर्डिंगली इनका प्रॉफिट कितना आता है? प्रॉफिट आएगा A - B करने का, तो आंसर आता है 8 करोड़ इज द प्रॉफिट। बोलो समझा? और नीचे एक नोट लिख देना। क्या नोट लिखोगे? एज पर AS 25 इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी शोन, recognize मतलब shown when they are earned and incurred respectively. Therefore seasonal income will be recognized when they occur. Thus company view is not as per AS 25. बोलो समझा? क्वेश्चन नंबर 1 समझा? मेरे को अच्छे समझा? ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। मेरे को समझा तो बेटा बच्चे लोग को भी जरूर समझेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ जाओ? द अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड ऑन 30 सितंबर। मिला? क्वेश्चन मिला? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं बेटा। द अकाउंटिंग ईयर एंड 30 सितंबर इनका अकाउंट क्लोज हो रहा है। इट मेक ए रिपोर्ट ऑफ द क्वार्टर, quarterly. However, the following for the purpose of tax, year ending is 31st March every year. टैक्स के नज़र से year ending 31st मार्च है। For the accounting year 110 से लेके गांधी जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक क्वार्टरली इनकम दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है बेटा जी? इनकम है, इनकम। अभी क्या बोलता है? एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड इज 20%। एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, अच्छा मार्च तक टैक्स रेट 20% है, मार्च तक टैक्स रेट 20% था, बाद में उसके बाद अगला मार्च के लिए 30% कर दिया। कैलकुलेट द टैक्स, खर्चा बताना है क्वार्टरली वाइज। ओके, तो क्वार्टरली वाइज, क्योंकि ये इनकम के टैक्स किसके बेस पे होता है? इनकम के बेस पे होता है। तो इनकम चेंज होगा तो टैक्स भी चेंज होगा। ओके, तो बोल रहा है कुछ ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये देखो, थोड़ा इसके थ्रू बना देता हूँ, ड्राइंग के थ्रू ज़रा समझेगा। तो बोलता है पहला आपका एक ईयर एंडिंग है 31 मार्च, बरोबर। 1 अक्टूबर को आप स्टार्ट कर रहे हो, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से एक रहेगा आपको 31 दिसंबर, बरोबर। एक 31 मार्च, दूसरा रहेगा 30 जून, और एक रहेगा 30 सितंबर, बरोबर। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक ना जो टैक्स रेट था ना, यहाँ तक
कहाँ तक सर जी? 31 मार्च तक टैक्स रेट कितना था? यहाँ से लेके यहाँ तक टैक्स रेट ना आसपास 20% था, यहाँ टैक्स 20% था, और यहाँ से यहाँ तक टैक्स इसके बाद 30% हो गया। सुन रहे हो? यहाँ से यहाँ टैक्स रेट बढ़ गया, क्योंकि टैक्स तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, लेकिन हम लोग है कि हम लोग अलग अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली टैक्स खर्चा कितना शो करेंगे हम लोग? टैक्स एक्सपेंसेस पहला फर्स्ट क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर मतलब 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, कितना उनका प्रॉफिट है? 200 करोड़ के ऊपर 20% टैक्स, 2 2 जा 4, आंसर 40 करोड़, लिख देता हूँ करोड़। सिमिलरली फर्स्ट जैन टू 31 मार्च कितना करोड़ कमाए? 200 करोड़, तो 200 के ऊपर 20% टैक्स बनता है तो 40 करोड़। अब यहाँ से यहाँ तक का मतलब 1 अप्रैल टू 30 जून तक का सेल कितना? 200, लेकिन अभी टैक्स रेट चेंज हो गया तो 3 2 जा 6, 60 करोड़ आएगा। बाद में 1 जुलाई टू 30 सितंबर कितना? 200 करोड़, इसके ऊपर 30%, आंसर आएगा 60 करोड़। तो टोटल टैक्स एबिलिटी कितना हो जाएगा? 200। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, बोलो समझा? तो जैसा आपने कमाया वैसा आप एक्सपेंस शो करेंगे उस क्वार्टर का, समझा? यस सर, होशियार बच्चे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 खोलो, क्वेश्चन नंबर 3 सर्च करो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है यार, कोई 12वीं का बच्चा भी कर लेगा। 3 रुको ढूंढने तो कहाँ है, हाँ मिला 3, पेज नंबर 144 पे है। अकाउंटेंट ऑफ पूर्णिमा क्या बोलती है कि हमारा नेट प्रॉफिट ना 7,20,000 थर्ड क्वार्टर का, ठीक है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग का मतलब ये सब खर्चा लिखने के बाद हमारा प्रॉफिट है 7,20,000। लेकिन ये लोग क्या किए मालूम है? थर्ड क्वार्टर का इमेजिन करना, थर्ड क्वार्टर का बैड डेट 40,000 था, लेकिन ये मैडम लोग ने क्या किया? इंकर्ड किया 40,000, लेकिन 50% बैड डेप्ट है ना डेफर्ड कर दिया नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब 40,000 का ना आधा 20,000 ये लोग ना फोर्थ क्वार्टर में लिख दिया, जो गलत है। मैं क्या बोला? जिस क्वार्टर में खर्चा किए है ना उसी क्वार्टर में लिखना है, तो ये गलत है। इसका मतलब 40,000 लोग पूरा बैड डेप्ट नहीं लेस किए, उसमें से 20,000 लेस किए, तो इसका मतलब इनका जो प्रॉफिट है वो कितना बोल रहे थे? 7,20,000। क्वेश्चन नंबर 3, इनका जो प्रॉफिट है बोल रहे थे 7,20,000, गलत है। 7,20,000 में से बैड डेप्ट और लेस करेंगे, ये थर्ड क्वार्टर का कितना लेस करेंगे और 20,000, तो करेक्ट प्रॉफिट इनका आएगा 7 लाख इज द करेक्ट प्रॉफिट। सुन रहे हैं? करेक्ट प्रॉफिट है 7 लाख, क्योंकि 20,000 गलत लेस नहीं किया उन्होंने, फोर्थ क्वार्टर में डाल दिया। और पढ़ो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ था 35,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा लॉस होता है जो कभी कभी होता है, तो 35,000 का लॉस हुआ था उस क्वार्टर में, हमने फुल्ली शो किया, तो कोई बात नहीं, जिस क्वार्टर में होगा उसी क्वार्टर में लिखना है। तो सही किया अंकल आप लोग ने, नहीं आंटी। एडिशनल डेप्रीसिएशन 45,000 रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द मेथड डेप्रीसिएशन। मैंने आपको बोला था अगर कभी मेथड चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट उसी क्वार्टर में दे देना। तो बोलता है एडिशनल, देखो मेथड चेंज करने से एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। जैसे ने बोलते हैं ना एसएलएम से डब्ल्यूडीवी या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम में चले गए, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 45 से रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन 45,000 इज चार्ज इन द थर्ड क्वार्टर। तो कोई बात नहीं, बरोबर है, मेथड चेंज करने से कुछ अमाउंट चेंज होता है तो आपको उसी क्वार्टर में लिख देना है। तो हमने लिखा है, बोलते 45,000 लिखा है, तो कुछ गलत नहीं किया आपने। असर्टन द करेक्ट क्वार्टर इनकम, तो दिस इज द करेक्ट क्वार्टरली इनकम ऑफ 7 लाख। बोलो समझा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। 4 में क्या दिया है? इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन द सीजनल प्रोडक्ट। क्वार्टरली सेल दिया हुआ है। क्वार्टरली सेल क्या बोलते हैं लोग? फर्स्ट क्वार्टर का 15, 15, 50 और 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अब उसमें क्या बोलता है, नीचे जो डेटा दिया है फर्स्ट क्वार्टर का दिया है, फर्स्ट क्वार्टर का आपको सेल दिया है, सैलरी दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, एडमिन दिया है। वाइल प्रिपेयरिंग द इंटर फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर दे वांट टू डिफर 21 करोड़ खर्चा और थर्ड क्वार्टर। अब भी तो पढ़े थे गरम गरम, अरे खर्चा डिफर नहीं कर सकते हो, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ई नॉ चॉल्वे, कहा ना चॉल्वे
कि अगर आप ये कारण दोगे कि उस क्वार्टर में आपका सेल ज़्यादा होगा थर्ड क्वार्टर में, तो कुछ खर्चा हम लोग थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट कर डालते हैं। ये ट्रेन का धक्का नहीं है, जिस क्वार्टर में खर्चा हुआ है उसी क्वार्टर में आपको लिखना है। तो ये जो बोल रहे हैं ना, कंपनी का इंटेंशन गलत है। दे आर नॉट फॉलोइंग AS25। AS25 बोलता है जिस क्वार्टर का खर्चा है उसी क्वार्टर में लिखने का। तो इसका मतलब इनका प्रॉफिट कितना शो होगा। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बताओ, ये फोर्थ क्वार्टर का है ना, ये फर्स्ट क्वार्टर का। तो रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर एंड ऑन 30 जून। तो ये बताओ इनका सेल कितना शो करे। भैया जी आप हटिए, स्वच्छ भारत का इरादा। तो सेल कितना, टर्नओवर लिखेंगे 50 करोड़। यस सर। अदर इनकम नील है, तो टोटल 50 करोड़। चेंजेस इन इन्वेंट्री नील है, नहीं है। सैलरी दिया है 30 करोड़ और एडमिन और सेलिंग है 8 + 2, 8 + 2 तो टोटल 10। तो कितना हो गया 40। तो 50 में 40 निकाल दो, 10 करोड़। तो ये फर्स्ट क्वार्टर का अपना प्रॉफिट कितना शो करेंगे 10 करोड़। तो ये जो खर्चा शिफ्ट करने का बात हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गया सर बच्चे लोग को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालो सब लोग। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ बेटा, 8 प्रैक्टिस प्रोनाउन नंबर 8 आ जाओ। मिला प्रैक्टिस क्वेश्चन, लास्ट पेज खोलो। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, इन द व्यू ऑफ द AS25 खोपड़ी में डालो और उसको ध्यान में रख के आंसर दो। Interim financial reporting, on which basis will you calculate for the interim period provision in respect of defined benefit scheme like pension और gratuity। वो बोल रहा है कि पेंशन और ग्रेचुटी का प्रोविज़न किसके बेस पे करोगे। अगर आप बीच में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो इंटरिम में, क्योंकि वो साल के आखिरी में नहीं कर रहे हैं, बीच में हम रिपोर्टिंग कर तो प्रोविज़न करना पड़ता है पेंशन का ग्रेचुटी, तो कैसे करेंगे। तो बोलते हैं सिंपल आंसर यार, ये एक्चुरियन करते हैं। एक्चुरियन ने जो रेट डिसाइड किया होगा पिछला साल, पिछला बैलेंस शीट में जो रेट डिसाइड किया रहेगा, वही रेट को हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। और कुछ फ्लक्चुएशन होगा, मार्केट फ्लक्चुएशन का, उसका इफेक्ट देंगे। चलो 8 का आंसर पढ़ते हैं। 8 का आंसर बोलता है, 8 आंसर 6 7 8। हाँ, 8 का आंसर देखो, एज पर AS25 सजेस्ट द प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लाइक पेंशन और ग्रेचुटी इंटू कैलकुलेट कैसे करना है, बकवास वर्ड, नीचे आ जाओ। कैसे कैलकुलेट करना है, बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड बेस, यहाँ से अंडरलाइन माना, बेस्ड ऑन ईयर टू डेट बेसिस। जैसा अभी 9 महीने का हम लोग रिपोर्ट है तो 9 महीने का हम प्रोविजन करेंगे ईयर टू डेट बेसिस बाय यूजिंग एक्चुरियन। एक्चुरियन एक कोर्स होता है, तो एक्चुरियन डिसाइड करते हैं। एक्चुरियन डिटरमाइंड रेट, एक्चुरियन ने जो रेट डिसाइड किया होगा पिछला बैलेंस शीट में जाके खोल के देखो, एट द एंड द प्रायर फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन, कुछ हुआ रहे तो एडजस्ट करो, नहीं तो वही रेट का प्रोविजन कर दो। वही रेट को ध्यान में रखते, वो तो पूरा साल का रहेगा, यहाँ जितना महीने का बना रहे हो वैसे अकॉर्डिंगली प्रोविजन करना है। थ्योरेटिकल आंसर लिख देना, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ग्रेचुटी पेंशन का प्रोविजन करना है हमें 31 दिसंबर तक का, लेकिन क्या करेंगे फिर पिछला बैलेंस शीट में देखेंगे क्या रेट फॉलो किया था एक्चुरियन ने, वो रेट ही लेंगे और कुछ मार्केट फ्लक्चुएशन वो चेंजेस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े। हेलो,
सुनो, हम कहाँ थे, हम AS25 पे थे सर। हेलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझा दिया आपको। एक्चुअली ने जो रेट लिया रहेगा वही रेट के हिसाब से आपको भी ये साल इस क्वार्टर में भी प्रोविजन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ फटाफट। AS20 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा। 9 को टिकेला, हाँ 9। अस्मिता इंकर 2 लाख नेट लॉस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस सेगमेंट। 30 जून को मतलब फर्स्ट क्वार्टर में अस्मिता को 2 लाख का लॉस हुआ था बिजनेस सेगमेंट में। ऑल्सो ऑन 31 जुलाई कंपनी ने 60,000 पे किया प्रॉपर्टी टैक्स असेस फॉर द कैलेंडर ईयर। लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना वो कैलेंडर ईयर का दिया आपने, 2021 लिखा है। हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूड इन द डिटर्मिनेशन द नेट इनकम ऑफ द अस्मिता फॉर द 6 मंथ इंटरिम 30 सितंबर। सोचो अस्मिता का रिपोर्टिंग 30 सितंबर तक कर रहे हो, तो 30 सितंबर तक कैसा आप रिपोर्टिंग करोगे। तो देखो ऐसा कुछ है, पहले इसको इरेज कर दो। सुनो बेटा, 30 क्वेश्चन नंबर इसका आंसर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखो। पहले इसके थ्रू समझो। वो बोलता है कि 30 सितंबर तक हमें बनाना है, 30 सितंबर तक हमें रिपोर्टिंग करना है, मतलब 6 मंथ का रिपोर्टिंग करना है। सुने, 6 मंथ का रिपोर्टिंग करना है। लॉस कभी हुआ, एक हुआ 30 जून, 30 जून, ये तो हमें यहाँ रिपोर्टिंग करना है 6 मंथ का। ये आपका 6 मंथ आ गया, इधर पे आ गया 6 मंथ। बोलता लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ था, लॉस ऑन सेल कितना हुआ था, 2 लाख का लॉस हुआ था। तो ये लॉस तो उसी क्वार्टर में हम शो कर देंगे, लेकिन जो टैक्स आपने पे किया है, टैक्स कब का पे किया पढ़ ले एक बार अच्छे से। ऑन 30 जून अस्मिता इंकर 2 लाख नेट लॉस ऑन डिस्पोजल बिजनेस सेगमेंट। ऑल्सो ऑन 31 जुलाई कंपनी हैज पेड, 31 जुलाई को क्या पे किया, टैक्स पे किया। कितना टैक्स पे किया, 60,000 पे किया। 60,000 जो पे किया कैलेंडर का पे किया, कैलेंडर पका 2021 का पे किया, पूरा कैलेंडर का पे किया। क्या 60,000 पे किया। अब जो 60,000 पे किया, कॉमन सेंस, टैक्स तो पूरा एक ही क्वार्टर, एक ही वो 6 मंथ में नहीं शो का। अभी आगे क्या लिखा है, हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूड इन द डिटर्मिनेशन द नेट इनकम ऑफ द अस्मिता फॉर द 6 मंथ इंटरिम। अगर सोचो अस्मिता वाले सितंबर तक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ तक वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कहाँ तक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 30 सितंबर तक वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ तक वो लोग रिपोर्टिंग कर 30 सितंबर तक 6 मंथ। तो 60,000 बेटा ये लिखना ठीक, ये तो बरोबर है, उस 6 मंथ का पीरियड में हुआ इसीलिए हमने लिख दिया। लेकिन जो 60,000 है उसको वो पूरा लिखना गलत हो, क्योंकि टैक्स तो इनकम के बेस पे होता है। मतलब वो बोलता है वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो पूरा प्रॉपर्टी का होगा ना, पूरा साल भर जो प्रॉपर्टी उसका है ना, टैक्स थोड़ी ना किसी एक 6 महीने का होता है। तो इसीलिए यहाँ कितना शो करेंगे, केवल 30,000 ही शो करेंगे। 30,000 नेक्स्ट 6 मंथ का इसमें शो किया जाएगा। तो एक्सपेंस ऑफ, इसका मतलब दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ 6 मंथ कितना आएगा, टैक्स एक्सपेंसेस 6 मंथ कितना आएगा, 30,000 आएगा। बोलो समझा। आगे क्या लिखा है 9 का आंसर, और क्या लिखा उन्होंने 7 8 9 9 9, हाँ ये देखो 9। सिंस प्रॉपर्टी टैक्स, सीधा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज का। सिंस द प्रॉपर्टी टैक्स रिलेट टू द कैलेंडर ईयर 30,000 शुड बी बराबर 6 मंथ का 30,000 होगा। लेकिन आगे कुछ और ज्ञान की बातें बोलता है। वाइल आउट ऑफ द रिमेनिंग 30,000 15,000 ऑफ जैन टू मार्च आउटस्टैंडिंग शो करेंगे। सोचो अगर ये बैलेंस शीट बनाते थे 31 मार्च तक का, तो उस 30,000 में 15,000 आउटस्टैंडिंग दिखाते 3 महीने का। सोचो ऐसा कुछ बोल रहा है। अगर हम इसके पहले का अगर बैलेंस शीट बनाते तो आप थोड़ा हटिए, सोचो 31 मार्च, तो बोलते इस 3 महीने कितना होता था, क्योंकि टैक्स तो आपने यहाँ पे किया ना, टैक्स तो आपने 31 जुलाई को पे किया। तो 60,000 है ना, 30,000 6 महीने का है, सुन रहे, 30,000 पूरा 6 महीने का है। तो 3 महीने कितना, 3 महीने का
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीने का आसपास वहाँ पे निकाला होगा। ये 30,000 जो है यहाँ पढ़ो, सिंस 60,000 प्रॉपर्टी टैक्स रेट टू द इंटायर पीरियड, 30,000 शुड बी रिपोर्टेड इन द इंटरप्राइज फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर, while आउट ऑफ द रिमेनिंग 30,000, 50,000 फॉर जैन टू मार्च शुड बी शोन अस पेमेंट अस आउटस्टैंडिंग ऑन द प्रीवियस। अंदर 15,000 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का इसमें शो करेंगे, प्रीपेड शो करेंगे, ठीक है ना। वो बैलेंस का बात कर रहा है, तो इस पीरियड में अगर रहेंगे तो आप क्या शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग है। अगर यहाँ अगर रहेंगे तो प्रीपेड बताएंगे आप। कहाँ तक, आपको ये बात समझा, बस यही मेन है, बाकी तो गोल गोल घुमा रहा है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग बात कर रहा है। रुको ढूंढने दो, इसको सॉफ्ट कॉपी में देख रहा हूँ ना, तो ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया है सुना। क्वेश्चन नंबर 10, एन इंटरप्राइजेस report quarterly estimate on annual income of 10 lakhs, assuming tax rate for the first is 5 lakh at 30%, balance 40%, the estimate quarterly income दिया हुआ है 75, 225, 375 एंड 3 लाख। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वार्टरली इनकम दिया हुआ है 750, 250, 375 और 3 लाख। कैलकुलेट द टैक्स, खर्चा बताना है हर एक क्वार्टर का, बहुत ईजी है। तो पहले एक बात एक कर लेना, 10 लाख अगर आपका इनकम है तो टैक्स रेट क्या लिखा है, 5 लाख तक 30% स्लैब बना के रखा है। तो अगर 10 लाख आपका इनकम, क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप 10 लाख कमाते हैं 10 लाख, तो वो लोग बोले स्लैब है, तो पहला 5 लाख पे टैक्स कितना आएगा, पहला 5 लाख पे टैक्स रेट आएगा 30%। तो 5 3 जा 15 कितना आएगा, 5 3 जा 15, आंसर 1,50,000 है ना, ये आएगा 1,50,000। दूसरा बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 5 लाख पे टैक्स, अगला स्लैब रेट क्या है, बैलेंस पे है 40%, तो 40%, 5 4 जा 20, तो 2 लाख आएगा। ऑन एवरेज ये टैक्स है आपका 3.5 लाख रुपया। मैं पूछ रहा हूँ देयरफॉर टैक्स रेट कितना परसेंट है, टैक्स रेट एवरेज टैक्स रेट क्या है, एवरेज। तो 3.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, हम 10 लाख कमाए तो 3.5 लाख दिए, तो ऑन एन एवरेज कितना परसेंट टैक्स है, 35% टैक्स है। तो टैक्स का बटन सबके ऊपर आना चाहिए। तो ये रहा टेबल, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो क्वार्टर का इनकम कितना है, 7,50,000 मिला। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बेटा, क्वार्टर का इनकम 75,000 इनकम यहाँ लिख देता हूँ इनकम, तो 75,000 है। तो इसका टैक्स कितना आएगा, इस क्वार्टर का इनकम है 2,50,000, इस क्वार्टर का इनकम है 3,75,000 और फोर्थ क्वार्टर का इनकम है 3 लाख। तो कुछ करना नहीं है, आप जो रेट निकाले हो तो टैक्स एक्सपेंसेस कितना शो करेंगे, 75,000 का 35% सब निकालते जाओ बेटा, मज़ा आ रहा है। 35% निकालोगे तो आंसर आएगा 26, मिला क्या, मैं लिख देता हूँ कितना आता है 26,250। दूसरे का आएगा 87,500, थर्ड क्वार्टर का आएगा 1,31,250 और फोर्थ क्वार्टर का आएगा 1,05,000। मतलब पूरा प्लस करोगे तो 3.5 लाख हो गए। मतलब टैक्स का एक्सपेंसेस को हम लोग जैसा हमने हमारा इनकम था वैसा हमने उसको शेयर किया क्वार्टरली वाइज। ठीक है ना, आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी लिखना बेटा उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को आईएमपी लिखना। सुनो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को, दिखाई दिया, हाँ आईएमपी लिखो। अगरबत्ती नहीं,
अंतरा भारती लिमिटेड रिपोर्टेड है प्रॉफिट, वो लोग प्रॉफिट अपना बता रहे हैं 4 लाख रुपए थर्ड क्वार्टर का। ऑन इंक्वायरी ऑब्जर्व किया कि ये सब ऑन इंक्वायरी वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन ट्रीटमेंट एज पर AS 25। ठीक है, तो बोलता है डिविडेंड 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। तो मतलब आपको बताना है कि जो प्रॉफिट है वो कितना से एडलेस होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन प्रॉफिट के बारे में बात करता है, प्रॉफिट कितना से एडलेस होगा। तो ऐसी शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। पहला बात है हर एक क्वेश्चन नंबर 11 का बात कर रहा है, मतलब ये जो सिचुएशन है 1 2 3 4 5 और 6 भी है क्या? हाँ, तो आपको बताना है प्रॉफिट कितना से बढ़े कम होगा। तो चलो पहला पढ़ रहे हैं। बोलता है डिविडेंड 4 लाख मिला था लेकिन हमने 1 लाख शो किया, बहुत गलती किया। तो डिविडेंड लिखने से प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। प्रॉफिट कितना से बढ़ेगा? 3 लाख से बढ़ेगा, क्योंकि आपने 1 ही लाख लिखा। नेक्स्ट 80% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 15 लाख इंकर्ड इन थर्ड क्वार्टर। 15 लाख खर्चा किया था थर्ड क्वार्टर में, हैज़ बिन डेफर्ड इन द फोर्थ क्वार्टर। 80% आपने शिफ्ट किया, गलत किया। 15 का 80% आता है, 12 लाख आपने शिफ्ट किया जो गलत है। अगर सेल्स प्रमोशन का खर्चा हुआ तो खर्चा आपको उसी क्वार्टर में लिखना है, मतलब थर्ड क्वार्टर में आपको लिखना है। तो थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट और कम होगा, प्रॉफिट कम हो कितना से 12 करोड़ से कम कर, लाख है सॉरी 12 लाख से कम करें, क्योंकि आपने फोर्थ क्वार्टर में उसको ढकल दिया। इन द थर्ड क्वार्टर कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV से SLM में शिफ्ट हुए। इससे क्या हुआ? डेप्रिसिएशन 12 लाख ज़्यादा हुआ। द एंटायर अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन थर्ड क्वार्टर, तो द शेयर ऑन द थर्ड क्वार्टर इज ओनली 3 लाख। हमने पूरा का पूरा खर्चा उसी में लिख दिया तो चलेगा। जब भी मेथड चेंज होता है तो जो भी असर होता है उसको उसी क्वार्टर में डाल देना। तो बोलता है सही किया आपने। तो बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2 लाख एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हुआ था रिसीव्ड इन थर्ड क्वार्टर एलोकेटेड इक्वली इन थर्ड एंड फोर्थ। गलत काम किया। 2 लाख मिला उसको तुमने इक्वली बांट दिया, मतलब ये साल आपने ये क्वार्टर में 1 लाख लिखा, 1 लाख अगला क्वार्टर में लिखा जो गलत है, उसको एक क्वार्टर में लेके आओ। एक गेन है, गेन होने से आपका प्रॉफिट कितना से बढ़ेगा? 1 लाख से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं 1 लाख ना अगला क्वार्टर में ढकल दिया जो गलत है, नहीं करना था। क्यूमुलेटिव लॉस हुआ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री। क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन थर्ड क्वार्टर 3 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख रिलेट टू द प्रीवियस क्वार्टर। वो बोलता है इसमें से 1 लाख पिछला क्वार्टर का है। क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिकॉग्नाइज्ड इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 3 लाख। क्यूमुलेटिव लॉस पढ़ने का अच्छे से नहीं समझा तो क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिकॉग्नाइज्ड इन द थर्ड क्वार्टर 3 लाख। उसमें से 1 लाख है ना प्रीवियस क्वार्टर का खर्चा है, तो ये निकल जाएगा, तो इतने से अपना प्रॉफिट बढ़ेगा बेटा। प्रीवियस क्वार्टर का प्रीवियस क्वार्टर में लिखना, इधर क्या लिखता है, तो उतना से अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। खर्चा को निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लास्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट इन गेन ऑफ 20 लाख। द कंपनी हैज अपोर्शन इक्वली, 20 को 4 गुना में बांट दिया, मतलब हर क्वार्टर में 5-5 लाख लिखा रहेगा। तो बोलता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर में लिखना चाहिए था, लेकिन तुमने इसको थर्ड क्वार्टर में लिखा रहेगा, तो इस सब का प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट कम करेंगे हम लोग, 5 लाख से कम करेंगे थर्ड क्वार्टर में, समझा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टिंग गेन हुआ 20 लाख का, कंपनी हैज 4 क्वार्टर में बांट दिया, हर क्वार्टर में 5-5 लाख लिखे तो गलत है, ये सब फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। एज्यूम करता हूँ समझा, तो ये एडलेस करना, थर्ड क्वार्टर करेक्ट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।